यात्रा में हमारे साथ बने रहें। च 116 रावण तनु पहुंचे लंदन। क्या कहानी में कोई नया मोड़ आने वाला है या फिर कोई नया दुश्मन, चलिए जानते हैं। क्या काव्या रावण के टूटे हुए हाथ को सही कर पाएगी? दिल्ली एयरपोर्ट। तनु रावत कार लेकर सीधा एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया की ओर चली आई। वहां पर पहले से ही रावत परिवार का एक फ्लाइट लगा हुआ था। तनु कार लेकर जब फ्लाइट के करीब पहुंची तो कार को रोका और तनु कार से उतरकर रावण जिस तरफ बैठा था उधर का गेट खोला। रूही और पल्लवी भी कार से उतर चुकी थी। तनु ने इशारे में सबको फ्लाइट में चलने को कहा। कुछ ही सेकंड में वह चारों फ्लाइट में जाकर बैठ गए। सब लोग जब आराम से सीट पर बैठकर बेल्ट लगा लिए तो फ्लाइट ने लंदन के लिए उड़ान भरी। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश। संजय पांडे और उनके गैंग ने पूरे कानपुर शहर पर अपना कंट्रोल बना लिया था। वह लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने लगे थे, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होते चले जा रहा था। नितिन पटेल के पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक, सांसद कोई ना कोई रोज मारा जा रहा था। ये खबर नितिन पटेल तक भी पहुंच चुकी थी, पर यह सब कौन कर रहा था किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सीएम भी बहुत परेशान थे और राज्य को ना संभाल पाने की वजह से उनको हटाकर दूसरा मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री चेंज होते ही संजय पांडे पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गया और चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगा। संजय के कुछ साथी भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे। नितिन पटेल बहुत ज्यादा सोच विचार करके ये पता कर पाया कि इसके पीछे सिंह परिवार का हाथ हो सकता है, पर नितिन पटेल की दुविधा ये थी कि अयाना उसके और उसके आदमियों को मिल नहीं पा रही थी। नितिन पटेल के सारे पार्टनर भी हैरान थे। नितिन पटेल ने अपने सभी पार्टनर को मैसेज के जरिए अयाना सिंह को ठिकाने लगाने को कहा, जिससे उसकी सरकार बची रहे। नितिन पटेल ने अपने कुछ बड़े गैंगस्टर साथियों को भी मैसेज के जरिए अयाना सिंह को मारने का हुक्म दे दिया। तभी नितिन पटेल का पीए उसके कमरे में पहुंच गया और नितिन पटेल को परेशान देखकर बोला, क्या बात है सर, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। नितिन गुस्से में बोला, कुछ महीने में चुनाव होने वाला है और वह लड़की जिसका हमने पूरा बिजनेस तबाह कर दिया, फिर भी वह मेरे पीछे पड़ी है। अभी तक हम ये भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि वह है कहाँ। पीए बोला, सर मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना हम कुछ अपने सीबीआई अधिकारी को अयाना सिंह के पीछे लगा दे, जिससे किसी को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। पीए तुम बोल तो रहे हो, पर क्या अयाना को वह लोग पकड़ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, पर पॉसिबल हो तो करो। मैं उस लड़की की मौत चाहता हूँ, बस तुम जाओ और जो हो सके वह करो। पीए बोला, जी सर। यह बोलकर वह कमरे से बाहर चला गया। इधर देश के सबसे बड़े परिवार और उनके कुछ बिजनेस पार्टनर मुंबई में एक मीटिंग कर रहे थे। वहां एक विदेशी निवेश बोला, हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह का वह प्रोजेक्ट्स हासिल करना होगा, नहीं तो अगर वह हमारे किसी दुश्मन बिजनेसमैन के हाथ लग गया तो हम लोग को मुश्किल हो सकता है आगे चलकर। दूसरा पार्टनर जिसका नाम सिपू अदानी था, वह बोला, क्या करे, अयाना अभी सिंह पैलेस पर है ही नहीं, तो हम लोग कर भी क्या सकते हैं। मेरे आदमी सिंह पैलेस पर 3 दिन से है, पर उनको कुछ पता नहीं चल सका है कि अयाना सिंह वहां है भी या नहीं। तीसरा बिजनेसमैन जिसका नाम दीपू मालवीय था, उसने कहा, हमें उसको खोजना तो पड़ेगा ही। तुम सबको ये बात तो पता ही है कि पीएम नितिन पटेल और उसके पार्टनर भी अयाना की खोजबीन कर रहे हैं। अगर उसको अयाना मिल गई तो हम लोग और कमजोर हो जाएंगे। एक विदेशी बिजनेसमैन अहमद खान बोला, हम लोग क्यों ना अयाना सिंह से मुलाकात करके उसके पार्टनर बन जाए, ये हमारे लिए ही सही होगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और हम कोई गलत कार्य भी नहीं करते जिससे अयाना सिंह को हमारे साथ पार्टनरशिप करने में कोई दिक्कत होगी। एक और विदेशी निवेशक बोला, बात तो सही है, पर क्या करे इस सुझाव का, जब अयाना सिंह से हम लोग मिल ही नहीं सकते। तभी उन लोग में जो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन था, जिसका नाम महावीर राठौर था, वह बोला, अगर तुम लोग अयाना सिंह के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहते हो तो मैं कुछ बोलूं। सब बिजनेस पार्टनर एक साथ बोले, कहिए राठौर जी, आपकी बात को हम कैसे टाल सकते हैं। महावीर राठौर बोले, मैं अयाना सिंह का पता जानता हूँ, अगर तुम सब लोग उसके पार्टनर बनाना चाहते हो तो मैं आगे उससे बात कर सकता हूँ। सब एक साथ बोले, हम सब लोग तैयार हैं, बस हमें अयाना सिंह के साथ काम करने हैं, आप बस उससे बात करें, वह जहां बोलेगी वहां पर हम पैसा लगाने को तैयार है। ठीक है, तो मुझे आप लोग कुछ दिन का टाइम दे, मैं अयाना सिंह के पास ये खबर पहुंचा दूंगा, पर तुम लोग उसके साथ वफादार रहना होगा, नहीं तो एक बार सोच कर देखना, जब वह देश के पीएम को चुनौती दे सकती है तो वह हम लोग को ठिकाने भी लगा सकती। तुम लोग को तो पता होगा ही कि उसके पीछे कितने बड़े बड़े देश के बिजनेसमैन और सरकार पड़ी है, फिर भी उसको खोज नहीं पाई है। इसलिए अयाना सिंह अभी किसी के सामने तो बिल्कुल नहीं आ सकती। हाँ, उसकी बात अलग है कि वह कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग से पैसे लेने के लिए मान जाएगी। ये सुनकर सिपू अदानी बोला, हम सब तैयार है, बस हम लोग को कैसे भी अयाना सिंह के साथ कार्य करना है।
राठौर जी बोले तो ठीक है, अब हम लोग अपनी अगली मीटिंग एक मंथ बाद करेंगे, और हाँ सब दोस्तों से आग्रह है कि कुछ करोड़ रुपए लेकर ही मीटिंग में पहुंचना। मैं गारंटी देता हूँ कि अगली मीटिंग तक मैं अयाना सिंह को यहाँ पर लेकर आऊँगा। अगर लेकर नहीं आ पाया तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जरूर मना लूँगा। वहाँ सब राठौर जी के बात सुनकर खुश थे, सब ने एक साथ चेस किया और पार्टी में लग गए। सबके चेहरे पर खुशी थी कि वह अयाना सिंह के साथ कार्य करेंगे। वह लोग इतने खुश थे कि किसी ने ये तक नहीं पूछा कि राठौर जी अयाना को कैसे जानते हैं। सब पार्टनर पार्टी में मस्त थे। सुबह मिश्रा विला लंदन। काव्या और भावना सुबह में उठाकर बाथरूम जाकर फ्रेश होकर ऑफिस निकल गई थी। अयाना की नींद जब खुली तो उसने सबसे पहले अपने फ़ोन को देखा और वह हैरान होकर अपने आप में बड़बड़ाते हुए बोली, सुबह के 11 बज गए। वह बेड से उतरकर बाथरूम गई और फ्रेश होकर बाहर आई और अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई तो राकेश जी डाइनिंग हॉल में ही बैठे हुए थे। ये देखकर अयाना राकेश जी के पास आकर बोली, पापा क्या आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? राकेश जी बोले, कैसे कर लेता, तुम जो सो रही थी। चलो अब आ गई तो नाश्ता निकाल लो, दोनों नाश्ता कर ले। ठीक है पा। ये बोलकर अयाना ने 2 प्लेट में नाश्ता निकालकर एक प्लेट को राकेश जी की ओर बढ़ा दिया और दूसरी प्लेट लेकर खुद ही नाश्ता करने बैठ गई। राकेश जी नाश्ता करते हुए बोले, क्या वह ठीक है? क्या उसको पहाड़ जैसे राक्षस से लड़ने के बाद भी छोटा सी भी चोट नहीं लगा? पिताजी आप क्या चाहते हैं कि उसके हाथ पांव टूट जाते और वह लगड़ा हो जाता? मैं आपसे नाराज हूँ। राकेश जी बोले, बेटा तुम समझ नहीं रही, सोचकर एक बार देखो, अगर मैं उस जगह होता तो अभी तक मेरा कोई अता पता भी नहीं होता। तुम लोग ने मेरे लिए दामाद तो बहुत खतरनाक चुना है, पता ना कभी गुस्सा होकर मुझे मारने आ जाए तो। अयाना हंसकर बोली, आप भी ना, वह बिना मतलब के किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वह पागल थोड़ी है जो आपसे लड़ने लगेंगे। चलिए नाश्ता करिए, कल तक तो वह यहाँ पहुँच ही जाएगा। राकेश जी बोले, ठीक है, देखते हैं कि मेरा दामाद कितना पावरफुल है। अयाना बोली, देख लेना। तभी अयाना का फ़ोन रिंग करने लगा। अयाना ने फ़ोन देखा तो राजवीर कॉल कर रहा था, तो अयाना कॉल उठाकर बोली, तो मिस्टर कैसे याद किया? राजवीर बोला, हम लोग दुबई के लिए निकल रहे, क्या कुछ डिस्कशन करना है? तो बोल दो, विला पर ही आ जाता हूँ। अयाना बोली, तो ऐसा करो, तुम जाओ, मैं मैसेज कर दूंगी नैना के पास कि और क्या क्या डिस्कशन करना है वहाँ के सरकार के साथ। राजवीर बोला, बोस आपका कहाँ, मैं टाल थोड़ी सकता हूँ, आप तो मेरी सोने की चिड़िया है, ज़्यादा मक्खन मत लगावो और निकलो। ये बोलकर अयाना ने कॉल कट कर दिया। राकेश जी बोले, क्या राजवीर था? हाँ पिताजी वही था, जब देखो तब मजाक के मूड में ही रहता है। बेटा वह वैसा ही है बचपन से, तुम उसके बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। ठीक है पिताजी। राजवीर कॉल करते ही बोला, क्या समझती है ये लड़की अपने आप को? जिस राजवीर को पाने के लड़कियों की लाइन लगी होती है, और ये लड़की कुछ समझती ही नहीं। नैना बोली, सर फ्लाइट का टाइम हो चुका है। राजवीर बोला, ठीक है चलो। नैना और राजवीर 2 फ्लाइट में जाकर बैठ गए। कुछ मिनट बाद उस फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। इधर मिश्रा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में भावना और काव्या ऑफिस में फाइल चेक करते और साइन करते करते बोर हो चुके थे। काव्या तो फिर भी अभी ठीक थी, पर भावना को नींद आने लगी थी तो वह सोफे पर जाकर लेट गई। काव्या फाइल को चेक करने में लगी रही। मिश्रा विला में राकेश जी और अयाना दोनों एक साथ पार्क में टहल रहे थे और वाटर महल पर बातें कर रहे थे। तभी अयाना के फ़ोन पर कॉल आने लगा। अयाना ने फ़ोन लेकर देखा तो तनु का कॉल आ रहा था। तनु का कॉल आते देखकर अयाना ने फ़ोन रिसीव करके बोली, हाँ तनु क्या बात है, अभी फ़ोन कर रही हो, क्या कोई दिक्कत है? तनु बोली, नहीं दी, मैं लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली हूँ कुछ ही देर में, क्या तुम हम लोग को लेने के लिए किसी को भेज सकती हो? क्यों नहीं, पर तुम एक दिन पहले ही कैसे आ गए, तुम तो कल आने वाली थी। दिया भी ना, घर आकर बात करते हैं, हम 4 लोग हैं, एक कार भेज दे, और काव्या दी कहाँ है, उनको भी बुला लीजिएगा विला पर। अयाना काव्या का नाम सुनकर बोली, क्या कुछ गड़बड़ है? रावण तो ठीक है ना? दीपति देव ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा और बोल दिया, आप कार भेज दो एयरपोर्ट पर, हम कुछ देर में लैंड होंगे। अयाना बोली, ठीक है, तो एयरपोर्ट के नज़दीक ही हमारा हेड ऑफिस है और काव्या वहीं पर है, तो मैं उसी को भेज देती हूँ। ठीक है दी, भेज दो। ये बोलकर तनु ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट होते ही राकेश जी बोले, कौन था, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पिताजी तनु कुछ देर में ही रावण के साथ यहाँ पहुँचने वाली है, पता ना क्यों मुझे शक लग रहा है कि तनु मुझसे कुछ छुपा रही है। राकेश जी बोले, कोई बात नहीं, कुछ देर में तो वह लोग यहाँ पहुँच ही जाएंगे, तो देख लेंगे। ठीक है, मैं काव्या दी को बोल देती हूँ कि वह रावण जी को लेने एयरपोर्ट चली जाए। ये बोलकर अयाना ने काव्या के फ़ोन पर मैसेज कर दिया। काव्या के फ़ोन पर मैसेज आते ही वह भूल गई कि उसका लंच टाइम है। वह भावना को ऑफिस में ही छोड़कर ऑफिस से बाहर आ गई। राकेश जी के असिस्टेंट ने जब देखा कि काव्या बहुत खुश होकर लिफ्ट की ओर जा रही है तो वह बोले, काव्या जी लंच टाइम में आप कहाँ जा रही है, क्या कोई ज़रूरी काम है?
राठौर जी, मैं अभी एयरपोर्ट जा रही हूँ, कुछ मेरे दोस्त आए हैं, उन लोग को ही लेने। इसमें आपको जाने की क्या ज़रूरत, आप कहे तो मैं चला जाता हूँ। काव्या बोली, राठौर जी आप बस ऑफिस संभाले, वह मेरे खास है, मैं नहीं गई तो वह लोग मुझसे नाराज भी हो सकते हैं। इसलिए आप भावना का ध्यान रखिएगा, वह अंदर सो रही है, मैं जब तक नहीं आती तब तक सीईओ केविन में कोई ना जाए तो ही सही होगा। राठौर जी बोले, बिल्कुल बॉस, ऐसा ही होगा, आप जाओ। काव्या लिफ्ट पकड़कर नीचे गई और अपने कार की ओर जाने लगी। जब ड्राइवर ने काव्या को आते देखा तो कार का पीछे वाला गेट को खोल दिया। काव्या जाकर कार में बैठ गई और बोली, एयरपोर्ट लेकर चलो। ड्राइवर बोला, जी मैम। वह कार लेकर एयरपोर्ट की ओर निकल गया। काव्या के कार की सुरक्षा बढ़ा दिया गया था जिससे उसको कोई किडनैप ना कर ले। काव्या के कार के साथ 10 कारें एक साथ चल रही थी, जिसको देखकर रोड अपने आप खाली हो जा रही थी, क्योंकि वह सब मर्सिडीज की सबसे एडवांस मॉडल की कारें थी, जिस पर ग्रेनाइट, तोप के गोले, छोटी मिसाइल से हमला होने पर उन सब कारों का कोई नुकसान नहीं था। काव्या कुछ मिनट में ही एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में पहुंच चुकी थी, जहां बड़े बिजनेसमैन के फ्लाइट और जेट विमान आते जाते थे। काव्या अभी अपने कार में ही बैठकर रावण और तनु का इंतजार कर रही थी, लेकिन मिश्रा परिवार के कुछ गार्ड्स अपनी कार से निकलकर काव्या के कार के अगल बगल में आकर खड़े हो गए। कुछ बिजनेसमैन का ध्यान जब मिश्रा परिवार के गार्ड्स पर गई तो उन लोग को समझने में देर नहीं लगा कि डॉक्टर काव्या जी ही इस कार में हो सकती है। कुछ बिजनेसमैन ने काव्या से मिलने का सोचा, पर उन लोग को ये ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई भी बिजनेसमैन काव्या से मिलने नहीं गया। तभी वहां रावत परिवार का फ्लाइट लैंड हुआ। फ्लाइट लैंड होते ही तनु, रावण, रूही और पल्लवी से बोली, तुम तीनों मास्क लगा लो। रूही बोली, ठीक है बॉस। सब ने मास्क लगा लिया। तनु रावत पायलट केबिन में जाकर बोली, आप लोग फ्लाइट लेकर वापस चले जाना, हम लोग को कुछ दिन यहाँ लगने वाले हैं, तो जब हमको आना होगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है बॉस। तनु पायलट केबिन से बाहर आए और चारों एक साथ फ्लाइट से बाहर आए। जैसे ही वह लोग फ्लाइट से नीचे आए, वहां काव्या खड़ी थी। वह तनु को आगे आते देखकर पहले तनु से गले मिली, तनु भी काव्या से खुश होकर गले मिली। काव्या तनु को छोड़कर रावण की तरफ जैसे ही गले मिलने बढ़ी, तनु बोली, काव्या दी थोड़ा आराम से, उनका एक हाथ टूट गया है। ये सुनकर काव्या गले मिलने के बजाय रावण के शर्ट उतारने लगी, जिससे काव्या को पता चल सके कि रावण को कितना चोट आई है। काव्या को पागलों की तरह हरकत करते देखकर तनु बोली, दी यहाँ बहुत लोग की नजर आ पर ही है, तो क्यों ना पहले हम घर चले। काव्या बोली, ठीक है चलो। वह सब कार की ओर बढ़े तो काव्या रावण को अपने साथ वाली कार में बैठने को कहा और तनु, रूही और पल्लवी को दूसरे कार में। सब लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए। एयरपोर्ट पर कुछ बिजनेसमैन परिवार ने ये नोटिस कर लिया था कि जिस मास्क वाले लड़के से काव्या इतनी चिपक रही थी, आखिर वह था कौन। सब इसी बात को लेकर कुछ देर तक आपस में डिस्कशन करते रहे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वह लड़का था कौन। काव्या रावण के साथ मिश्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के कार पार्किंग में पहुंच चुकी थी। वह सब कार से उतरकर लिफ्ट लेकर 16वें माले पर पहुंच गए। 16वें माले पर जब सब लोग पहुंच गए तो सीईओ के ऑफिस में अंदर आ गए। भावना अभी भी सोफे पर सो रही थी। तनु उसके बगल में जाकर लेट गई और रूही घर पल्लवी को भी बैठने का इशारा कर दिया। रूही और पल्लवी इशारे मिलते ही 2 चेयर लेकर तनु से कुछ दूरी पर बैठ गई। काव्या ने रावण को सीईओ के टेबल पर लेटा दिया था और उसका शर्ट खोलकर उसके हाथ का चेकअप कर रही थी। जब काव्या का चेकअप पूरा हुआ तो वह गुस्सा होकर बोली, अगर मैं ना होती तो क्या लगता है पतिदेव, आपका हाथ सही हो। पता मुझको तो अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब बर्दाश्त कैसे कर रहे हो। मिस सिंह, जब तक आप जैसी खूबसूरत बिविया मेरे पास रहेगी तब तक मुझको हृदय का एहसास तो नहीं होने वाला। काव्या बोली, तनु सुन रही हो ना, महाशय का एक हाथ टूटा हुआ है और यहाँ मुझको मक्खन लगा रहे हैं। इनको मजाक लग रहा है कि जो हड्डी एक बार खत्म हो गई या टूट गई, क्या कोई डॉक्टर बिना रॉड के ठीक कर सकता है? नहीं, पर क्या कहूँ मैं इनको। तनु बोली, कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये बताओ कि इनका हाथ कितने दिन में ठीक हो जाएगा पहले जैसा। काव्या बोली, लगभग 1 मंथ, अगर यह टाइम पर दवा खा ले तब। भावना की नींद खुल चुकी थी। वह बोली, दी दवा तो टाइम पर मैं खिला दूंगी, लेकिन अभी तो एक ही हाथ टूटा हुआ है। अयाना दी को पता चला तो कहीं दूसरा भी हाथ ना तोड़ दे। ये सुनकर रावण बोला, पांडे जी शायद आप भूल गई है कि आज आप जहाँ हैं वहाँ मेरे वजह से ही है। भावना बोली, पतिदेव शायद आप भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। काव्या बोली, ठीक है चलो सब पहले घर चले, उसके बाद तो बातें होती रहेगी। तनु बोली, ठीक है तो चलते हैं। सब लोग ऑफिस से निकलकर लिफ्ट से नीचे गए और कार में बैठकर मिश्रा विला के लिए निकल गए। क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए अगला चैप्टर देखें। 117 मिश्रा विला में किलर। अयाना को जब पता पाएगा कि रावण का एक हाथ टूट चुका है तो अयाना का इस पे रिएक्शन क्या होगा। मिश्रा विला। राकेश जी और अयाना मिश्रा विला के पार्क में बैठकर रावण के आने का इंतजार कर रहे थे।
अयाना बस रावण को एक बार देखना चाहती थी। उसको एहसास हो चुका था कि रावण को जरूर कुछ हुआ है, पर वह अपनी धैर्य बनाए हुए थी। राकेश जी अयाना को परेशान होते देखकर बोले, अयाना बेटा तुम आज कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या कोई दिक्कत है? नहीं पा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ऐसे ही। तभी विला में एक साथ 4 कारें अंदर आने लगी। अयाना कारों को अंदर आते देखकर पार्किंग एरिया की ओर जाने लगी। राकेश जी भी अपने जगह से खड़े होकर अयाना के पीछे चलने लगे। सभी कारें जब पार्किंग में रुक गई तब तक अयाना भी काव्या के कार तक पहुंच चुकी थी। अयाना ने काव्या की कार का गेट खोलकर देखा तो रावण सही सलामत था, तब जाकर उसको थोड़ा बहुत चैन मिला। अयाना को कार का गेट खोलते देखकर रावण बोला, मिस सिंह आप कब से यह काम करने लगी? रावण की बात सुनकर काव्या को हंसी आ गई, पर अयाना गुस्सा होकर बोली, मिस्टर मैं तो बस तुमको देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। वैसे तनु कहाँ है? तनु बोली, मैं तो आपके पीछे हूँ। अयाना तनु के करीब जाकर गले लगकर बोली, तो बहाना कैसी हो? रावण और काव्या कार से उतरकर काव्या के कमरे में चले गए। भावना, तनु और अयाना भी बात करते हुए अपने कमरे की ओर जाने लगी। राकेश जी वहां गए तो पर उन पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो वह वहां से लौटकर पार्क में आकर बैठ गए। घर के ड्राइवर और गार्ड्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिर है कौन, जो उसके सामने अयाना, काव्या या भावना सब नतमस्तक है। एक कुक से रहा नहीं गया तो वह जाकर शेखावत जी से बोला, सर वह लड़का कौन है जो काव्या जी के साथ अभी कमरे में गया? शेखावत जी बोले, विवेक जी, वह लड़का ही इस घर का अगला बॉस है। विवेक जी बोले, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या वह लड़का राकेश जी का बेटा है? नहीं विवेक, वह अयाना और काव्या दोनों का पति है। यही नहीं, भावना और तनु रावत जी से अयाना गले मिली, वह दोनों भी रावण की ही बीवियां हैं। विवेक जी शौक होकर बोले, क्या उस लड़के ने 4 शादी करी है? शेखावत जी बोले, हाँ उसने 4 शादी करी। ये बात आप अपने तक ही रखे तो सही होगा, घर में किसी और को ये खबर ना लग पाए। विवेक जी बोले, शेखावत जी मैं क्यों किसी से यह बात बोलूंगा, वैसे भी सब अपने आप ही समझ जाएंगे। शेखावत जी बोले, कोई बात नहीं, पता चलने दो हमें, क्या बस आप मत बताना, सबको पता भी चलेगा तो भी सब कुछ नहीं थोड़ा बहुत ही चल पाएगा। तभी राकेश जी बोले, शेखावत विवेक से बोलो कि आज कुछ अच्छा डिनर तैयार करे। ये सुनकर विवेक बोला, जी सर बिल्कुल, मैं अभी से ही काम पर लग जाता हूँ। ये बोलकर विवेक वहां से चला गया। काव्या रावण को कमरे में ले जाकर कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था कि कोई कमरे में ना आ सके, और रावण के हाथ चेकअप करने लगी। भावना पांडे, पल्लवी और रोहिणी को एक कमरे में लेकर गई और उनको कमरा दिखाने लगी। पर रोहिणी और पल्लवी दोनों शौक थी, वहां दोनों विला की सजावट और डेकोरेशन देखकर हैरान थी और अपने में दोनों यही सोच रही थी, काश मैं यहाँ पर हमेशा के लिए रह पाती। भावना उन दोनों को शांत देखकर बोली, मिस सावरकर क्या आप दोनों को ये कमरा पसंद आया या कोई और दिखा दूं? पर उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। भावना उनके करीब जाकर बोली, तो सावरकर जी यह कमरा पसंद आया? सावरकर बोली, जी बिल्कुल मिस भावना, हमको ये बहुत पसंद आया। ठीक है मिस सावरकर, तो अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। पल्लवी पाटिल बोली, जी ठीक है आप जा सकती है। भावना उस कमरे से निकलकर अयाना को खोजने लगी कि वह किधर है। रोहानी और पल्लवी उस कमरे में इधर उधर टहल कर देखने लगी, आज वह दोनों बहुत खुश थी। इधर अयाना और तनु दोनों हवल में बैठकर चाय पीते हुए दिल्ली वाले जमीन खरीद को लेकर आपस में डिस्कशन कर रही थी। तनु रावत बोली, अयाना वहां पर एक प्रॉब्लम है, वहां हमने और सब जमीन खरीद तो कर ली है, पर वहां पर कुछ जमीन नितिन पटेल के बिजनेस पार्टनर के है, जो हमें अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अयाना बोली, कोई बात नहीं मिस रावत, उस बारे में अब हम बाद में बात करेंगे, चलो पहले रावण से मिल लूं मैं, पता ना काव्या उसको लेकर कहाँ गई। तनु बोली, कहाँ गई होगी, अपने कमरे में लेकर गई होगी, वैसे भी वह बहुत शैतान हो गए है, पता है मैं उनकी वजह से मुझे 2 दिन तक चलने में दिक्कत हो रही थी, पहले दिन तो बेड से उतरने में भी असमर्थ थी मैं। अयाना बोली, ऐसा भी क्या कर दिए थे ओ जो तुम इतनी? तभी भावना पीछे से बोली, तो आप दोनों यहाँ बैठी है, मैं कब से आप दोनों को खोज रही हूँ। अयाना बोली, हम दोनों तो यही बैठे हैं जब से तनु यहाँ आई है, क्या तुमने रोहिणी और पल्लवी को उसका कमरा दिखा दिया? हाँ मिस अयाना मैंने दिखा दिया, क्या अब हम लोग रावण जी के पास चले? तनु रावत बोली, चलते हैं। वह तीनों अपने कमरे की ओर जाने लगी। जब वह दोनों वहां पहुंची तो गेट खोला तो गेट अंदर से लॉक था। ये देखकर अयाना बोली, क्या इन दोनों को ये सब दिन में ही करना था? रुको मैं इन दोनों को क्लास लगाती हूँ। तनु बोली, अयाना दी रहने दो, हम बाहर कुछ देर और टहल लेते हैं, थोड़ा बहुत देर में फिर वापस आ जाएंगे। अयाना कुछ सोच विचार करके बोली, ठीक है तो चलो, तुम मेरे पिता से एक बार मिलो, आई तब से मिली नहीं हो। तनु रावत बोली, ठीक है दी चलिए। वह तीनों वहां से निकलकर विला के पार्क में पहुंची तो वहां राकेश जी और शेखावत जी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे।
राकेश जी जब अयाना, तनु और भावना को आते देखा तो शेखावत को इशारे में वहां से जाने को बोला। शेखावत जी वहां से उठकर चले गए। अयाना, भावना और तनु तीनों राकेश जी के बगल वाले चेयर पर आकर बैठ गई। तनु को बैठने के बाद एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है, तो तनु तुरंत चेयर से उठकर राकेश जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। राकेश जी ने तनु के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोले, खुश रहो बेटी। तनु आशीर्वाद लेकर अपने चेयर पर बैठ गई। राकेश जी बोले, तो तनु बेटी, क्या रावत इंडस्ट्रीज सही से चल रही है? तनु बोली, जी अंकल। राकेश जी बोले, तो क्या तुम चारों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं होता? तनु बोली, अंकल जी हम चारों एक ही है, और जब तक हम चारों जीवित रहेंगे तब तक तो हम आपस में तो नहीं लड़ने वाले। राकेश जी बोले, ये तो अच्छी बात है बेटी, तुम चारों एक रहो तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अयाना बोली, पिताजी हम एक ही रहेंगे, आप बस अपना ख्याल रखें। तभी तनु की नज़र एक गार्ड पर गई जो उस समय से राकेश जी को घूरे जा रहा था। तनु को ये थोड़ा बहुत अजीब लगा। वह अयाना से इशारे में बोली, क्या यहाँ पर मिश्रा इंडस्ट्रीज के दुश्मन भी है? अयाना इशारों में ही बोली है, क्या पूछ रही हो और क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ तुमको कुछ गड़बड़ लग रहा है? तनु इशारे में बोली, लगता है मिश्रा परिवार के गार्ड्स में कुछ गार्ड्स बाहरी है। अयाना तुम ऐसा करो, यहाँ विला में जितने भी गार्ड्स, कुक और जो लोग इस विला में आते जाते रहते हैं सबको एक बार यहाँ बुला लो, मैं सबको एक बार देखना चाहती हूँ। अयाना इशारे बोली, ठीक है मिस ऑफिसर रावत, मैं यह अभी कर देती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दूसरे परिवार का मुखबिर है। तभी राकेश जी बोले, अयाना और तनु तुम दोनों इशारे में क्या बात कर रही हो? यहाँ कुछ गड़बड़ है। अयाना बोली, कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही हम दोनों बस अपने विला में जितने भी गार्ड्स हैं उनको कुछ गिफ्ट देने का सोच रहे थे बस। राकेश जी बोले, तुम लोग को जो अच्छा लगे वह करो, मुझको क्या, मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ। तनु बोली, अंकल आप तो अभी बिल्कुल जवान है, वैसे आप नूरा आंटी से मिले या नहीं? राकेश जी यह सुनकर शकपकाते हुए बोले, कहाँ मिला मैं उससे? तनु बोली, ठीक है तो आप मेरे फ़ोन से बात कर ले, मैं फ़ोन लगा देती हूँ। राकेश जी बोले, मुझे सब समझ आ रहा है बेटी तनु, तुम मुझको कमरे में भेजना चाहती हो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तनु बोली, नहीं अंकल जी सच में, मैं तो आंटी जी से बात करना चाहती हूँ आपकी। राकेश जी बोले, मैं खुद अपने फ़ोन से कॉल कर लूँगा, तुम सब निश्चिंत रहो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ये बोलकर राकेश जी वहाँ से उठकर जाने लगे। अयाना ने अपने पिता को वहाँ से जाते देखकर इशारे में भावना को भी विला में जाने को बोला। भावना भी चेयर से उठकर चली गई। तनु बोली, तो बुलाए सभी गार्ड्स और वकर को। अयाना बोली, ठीक मिस रावत। ये बोलकर अयाना ने शेखावत जी के फ़ोन पर मैसेज भेजा कि मिश्रा विला के मैन गेट को सील करे और आप गेट पर ही रुके, कोई भागने की कोशिश करे तो जान से मार डाले, और मिश्रा परिवार के बॉडी गार्ड्स वकर सबको पार्क में भेजे, हम उन लोग को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। शेखावत जी के फ़ोन पर मैसेज आते ही वह समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वह सभी गार्ड्स और वकर को मैसेज कर दिए, सभी लोग तुरंत पार्क में बने बैठक के सामने इकट्ठे हो, सबको छोटी बॉस कुछ उपहार देने वाली है। सभी गार्ड्स और वकर यह मैसेज पढ़कर खुशी में पार्क की ओर जाने लगे। क्या सच में मिश्रा परिवार में कोई दूसरे परिवार का मुखबिर था? क्या किसी मुखबिर ने अयाना का मिश्रा परिवार में है बाहर किसी से बता तो नहीं दिया है? 118 अयाना को मारने आए किलर। क्या मिश्रा परिवार के गार्ड्स और वकर में कोई दूसरे परिवार का मुखबिर छुपा हुआ है? क्या अयाना मिश्रा परिवार से अयाना के दुश्मनों को पता तो नहीं चल गया? अयाना और तनु रावत दोनों मिश्रा विला के पार्क में बैठकर सभी वकर का वहां पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। अयाना बोली, तनु क्या तुझको लगता है कि यहाँ कोई दूसरे परिवार का मुखबिर है? दी आप जानती हो ना, मैं एक अफसर रह चुकी हूँ, तो इतना भरोसा तो मुझको है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम बस देखो। अयाना बोली। तनु वह कुछ बोलने वाली थी पर चुप हो गई। सभी गार्ड्स और वकर वहां पहुंचने लगे थे और एक एक कर वह आते जा रहे थे। अयाना अपने चेहरे पर हमेशा मास्क लगाए ही रहती थी, एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि अयाना अपने कमरे से निकलने के बाद मास्क लगाए हो। वह अभी भी वहां मास्क लगाकर ही बैठी थी और सभी गार्ड्स की ओर देख रही थी। तनु की नज़र भी अब सभी गार्ड्स और वकर पर शिफ्ट हो चुका था। वह ध्यान से एक एक गार्ड्स को देख रही थी जिससे उसको पता कर सके कि यहाँ कौन दुश्मन है। जब सभी गार्ड्स और वकर वहां पहुंच गए तो तनु अपने चेयर से उठकर उन लोग के करीब पहुंच गई और सबको एक एक कर देखने लगी। वहां पर जो मिश्रा परिवार गार्ड्स और वकर थे सबकी नज़रें नीची थी, क्योंकि उन लोग को पता था कि मिश्रा परिवार का सभी रूल कुछ दिन पहले चेंज किया गया है, जिससे सबको डर था कि अगर उनमें से किसी ने तनु की ओर देखा तो उसकी जॉब खत्म समझो। लेकिन वहां जो दुश्मन गार्ड्स के रूप में थे उन दो तीन लोग की नज़र तनु की खूबसूरत बंधन और मनमोहक खुशबू के कारण वह तनु की ओर अपने आप को देखने से रोक नहीं पा रहे थे। वह लोग बार बार तनु को घूरे जा रहे थे। तनु भी सभी को देखने के बाद अपने चेयर पर आकर बैठ गई और अयाना से इशारे में बोली, टोटल 4 लोग ने सेंध मारा है तुम्हारे परिवार में, एल।
अयाना शॉक होकर बोली, क्या? कौन है वह लोग? अयाना के मुंह से यह बात तेज आवाज में आई। ये वहां जीतने भी वकर और गार्ड्स से सबने सुन लिया, और जो किलर इस विला में गार्ड्स के रूप में थे वह लोग तो ये बात सुनकर ही वहां से भागने लगे। उनको भागते हुए देखकर विला के गार्ड्स ने उनको दौड़कर पकड़ लिया और उन चारों को अयाना के पास लेकर आए। एक गार्ड बोला, मैं इनका क्या करना है? इनको जान से मार दे। अयाना बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ दिन में महासंग्राम होने वाला है, तो तनु क्या इन लोग के साथ प्रैक्टिस मैच खेलना चाहोगी? दी, आप भी कैसी बात करती हो? मैं तो पहले से ही इनको अपने हाथों से मारने का प्लान कर लिया था। वैसे इनका बॉस अभी भी छिपा हुआ है, और यह 4 नहीं 5 है। ये सुनकर उस किलर को समझ आ गया कि अब वह बचने वाला नहीं, वह चारों का बॉस था। उसको हैरानी हुई और वह डरकर वहां से भागा नहीं। वह सभी गार्ड्स जैसा ही वर्तव कर रहा था कि वह पकड़ा ना जा सके। मिश्रा विला के सभी गार्ड्स और वर्कर सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कोई तो मिले, पर उनको किसी पर शक नहीं हुआ। तनु उस गैंगस्टर सुपारी किलर का नाम लेकर बोली, मंकी जी भीड़ से बाहर निकले। शायद आप मुझको नहीं जानते, पर मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। ये सुनकर मंकी के होश उड़ गए। वह वहां से दौड़कर भागने लगा, पर उसको भी पकड़ लिया गया। अयाना बोली, तनु तुम इसको कैसे जानती हो? तनु बोली, दी, आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों है? मैं सभी देशों के शूटर, सुपारी किलर, गैंगस्टर को जानती हूँ जिन्होंने कभी भारत में क्राइम किया हो। तब तक कुछ गार्ड्स मंकी को पकड़कर वहां लेकर आ गए। मंकी हैरान होकर बोला, आप मुझको कैसे पहचानती है? मैं तो कभी भी आपसे नहीं मिला, और ना आप चीन देश से है। मंकी जी, आप भूल रहे हैं कि आपने भारत में भी थोड़ा बहुत सुपारी किलिंग करते हैं, तो मुझे तो आपको पहचान होनी ही चाहिए। वैसे आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? मंकी बोला, मैं कभी यह बात तो नहीं बताने वाला, चाहे तुम मुझको मौत क्यों ना दे दो। तनु बोली, तो मिस्टर किलर तुमसे कैसे कोई बात निकालनी है वह मुझको पता है। वैसे भी तुम 2 कौड़ी के किलर हो। तुमको लगता है तुम अगर ना बताओ तो तुमको मैं कौन सी सजा दूंगी? मंकी बोला, मिस, चाहे आप जो भी है, अगर आप मुझको यहाँ पर मारेंगी, वैसे ही आपकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है आप किससे पंगा ले रही है। ये सुनकर अयाना बोली, तुमको तो जैसे सब पता है, तुमको क्या लगता है हम तुमको यहाँ से जीवित जाने देंगे? मंकी बोला, मिस सिंह, आप भूल रही है आपके पीछे कितने लोग पड़े हैं। मैं आया तो था आपको किडनैप करने ही, पर आपकी इंसानियत को देखकर मैंने आपको अभी तक छोड़ रखा था, नहीं तो आप कब के ठिकाने लगाई जा चुकी होती। मंकी की बात सुनकर अयाना को शौक लगा और वह हैरान होकर तनु की ओर देखने लगी। तनु बोली, तो मिस्टर किलर ने रहम किया मेरे दी पर, तो क्यों ना मैं भी तुमको जाने दूं, पर उसके बदले में मुझे वह बताओ तुमको यहाँ पर किसने भेजा है। मंकी बोला, मैं यह नहीं बता सकता, चाहे आप जो भी कर ले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तनु बोली, मैं समझ रही हूँ मंकी किलर की वह तुमसे ताकतवर है, पर हमसे तो नहीं। मंकी बोला, आप लोग हो सकते हैं उनसे ताकतवर, पर उन लोग के साथ कई देश की सरकार खड़ी है जो उनकी हर कदम पर मदद कर सकती है। मंकी जी, आप भूल रहे हैं आप किसके कब्जे में अभी मैं चाहूँ तो आपको ठिकाने लगा सकती हूँ। मंकी बोला, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तनु बोली, ठीक है। ये बोलकर वह चेयर से उठकर एक किलर के करीब पहुंचकर उसके सीने पर एक तेज पंजा मारा, उस किलर का दिल निकाल लिया और उसको खाने लगी। उस किलर की एक झटके में ही तड़प तड़प के मौत हो गई थी। तनु जब उस किलर का दिल खा रही थी, वह दिल उस समय भी जीवित ही था। ये देखकर वहां सभी की आंखें फटे के फटे रह गए और उनको तनु के तरफ देखने से भी डर लग रहा था। जो गार्ड्स उस किलर को पकड़ कर रखे थे वह तो बेहोश ही हो गए। बस वहां अयाना ही शांति से अपनी जगह पर बैठी थी, क्योंकि उसने ये सब पहले ही देख रखा था। राकेश जी भी अपने कमरे में बैठकर दूरबीन की मदद से वहां क्या चल रहा सब पर नजर रखे हुए थे, और जब उन्होंने ये सीन देखा तो वह अपनी जगह पर जैसे थे बिल्कुल एक मूर्ति के रूप में बदल चुके थे, और नीचे तनु को इंसान का कच्चा दिल खाते हुए देख रहे थे। मंकी और उसके साथी भी तनु का ये रूप देखकर डरकर कांपने लगे थे। एक किलर डरते हुए बोला, हम चीन के बिजनेसमैन संघी चेचू के कहने पर अयाना जी को किडनैप करने आए थे, और हम लोग को यहाँ का गार्ड्स बनने में आपके ही एक बिजनेस पार्टनर ने मदद किया है। हम लोग आए तो थे अयाना जी को किडनैप करने, पर उनके व्यवहार और सबको मदद करने, गार्ड्स के बच्चों को बड़े स्कूल में पढ़ाने और इनकी विनम्रतापूर्वक स्वभाव को देखकर हमने अभी बाहर किसी से नहीं बताया है कि आप यहाँ हैं, पर बहुत सारे बिजनेसमैन को पता चल चुका है कि आप मिश्रा विला। अयाना बोली, यह कैसे हो सकता है? मैं बिना मास्क के यहाँ से बाहर तक नहीं जाती। मंकी बोला, मिस सिंह, ये बात तो हम सबके सामने नहीं बता सकते, पहले आप अपने गार्ड्स और वर्कर को यहाँ से भेजे। अयाना ये सुनकर कंफ्यूज होकर तनु की ओर देखकर इशारों में पूछा, क्या तुम सबको संभाल सकती हो? तनु भी इशारे में बोली, दी, आप मुझ पर शक कर रही है। अयाना वहां जितने भी गार्ड्स और वर्कर थे सबको वहां से जाने को कहा। अयाना की बात मानकर वहां से सभी लोग जाने लगे। जिन गार्ड्स ने किलर को पकड़ कर रखा था वह सब भी वहां से चले गए।
मनकी ने चारों तरफ एक नज़र देखा और वह अयाना के थोड़ा करीब आकर बोला, आप यहाँ पर है, इसकी खबर आपके अंकल ने लीक किया है। वह नहीं चाहते कि आप और काव्या जी मिश्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करे। ये सुनकर अयाना को एक झटका लगा और वह अपने चेयर पर बैठ गई और सोच में डूब गई। तनु बोली, मनकी क्या यहाँ मजाक चल रहा है? ये बात अगर झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मनकी बोला, मैम आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद भी पता कर सकती है कि अयाना जी के अंकल का आपके परिवार के दुश्मनों के साथ उठना बैठना है या नहीं। अयाना अपने सोच से बाहर निकलकर बोली, ठीक है मिस्टर मनकी, हम आपके बातों का ध्यान रखेंगे। आप लोग की पहचान सबके सामने आ चुकी है, तो आप क्या यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे या मेरे साथ मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड बनकर रहना चाहेंगे? अयाना जी, हम अगर यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो ज़्यादा वक्त जीवित नहीं रह पाएंगे। हो सके तो आप हमें यही मौत दे दे, कम से कम हमारा परिवार तो जीवित रहेगा। अयाना बोली, ठीक है फिर चलो मेरे साथ। तनु बोली, दी ये किला है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनको अपने साथ रखना सही नहीं होगा। अयाना बोली, तनु अगर इन लोग को मुझको किडनैप करना होता या मारना होता तो कब के ही कर चुके होते, पर इन लोग ने ऐसा नहीं किया। दी पर मैं इसमें सहमति नहीं दे सकती। अयाना बोली, पागल लड़की, मुझे किडनैप करने कोई छोटे किले तो आएंगे नहीं। मैं अब इनको अपने टीम में रखकर उन लोग को ठिकाने लगाने का सोच रही हूँ जो मुझे ठिकाना लगाना चाहते हैं। दी ठीक है, पर इसमें बहुत रिस्क है। अयाना और तनु ये सब बातें बहुत धीरे धीरे कर रही थी, उनके अलावा और किसी को सुनाई ना दे। जब दोनों का डिस्कशन खत्म हो गया तो अयाना बोली, तुम चारों अभी यह कार की चाबी लो और सीधे मिश्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस के सीईओ के केविन में चोरी छुपे चले जाना। मैं कल वही मिलती हूँ, और धोखा देना का तो सोचना भी मत, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जी मिस सिंह, हम ऐसा ही करेंगे, आप निश्चित रहे। वह कार का चाबी लेकर सभी वहां से कार पार्किंग में गए और वहां से कार में बैठकर निकल गए। अयाना ने शेखावत जी के फ़ोन पर मैसेज कर दिया था कि उन लोग को जाने दे और अपना एक बॉडीगार्ड उनके पीछे लगा दे। शेखावत जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। क्या करना चाहती थी अयाना उन लोग के साथ? मिश्रा इंडस्ट्रीज का कौन सा पार्टनर धोखेबाज था? अयाना के अंकल क्यों अयाना और काव्या को मारना चाहते थे? 119 अयाना और काव्या और अफवाह। क्या करना चाहती थी अयाना उन किले के साथ? मिश्रा परिवार का कौन सा पार्टनर गद्दार था? अयाना के अंकल क्यों अयाना मिश्रा विला पर है उसकी खबर लीक करी थी? उन किले के वहां से जाते ही सभी गार्ड शौक में पड़ गए। इन किले को अयाना जी ने जीवित कैसे जाने दिया? पर एक बात तो वह भी समझ चुके थे कि मिश्रा परिवार को अब कोई आंख नहीं दिखा सकता। इधर अयाना और तनु पार्क में बैठे थे। तनु बोली, अयाना दी, अंकल जी वाली बात का क्या? तुम राकेश जी से बोलना सही होगा। नहीं तनु, अभी नहीं, कुछ समय रुको, यह अभी सही नहीं होगा, हमें पहले इसकी जांच कर लेनी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना। मुझको उन पर शक तो पहले ही हो चुका है, क्योंकि मैंने अंकल जी और उनके दोनों बेटे रोशन और रौनक को यही रहने को बोला था, पर वह लोग कल तक तो यहाँ पर थे, पर आज सुबह में वह तीनों अपने विला पर लौट गए। तनु बोली, ठीक है दी, तब पहले जांच कर लेते हैं, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। और मिश्रा इंडस्ट्रीज का एक पार्टनर भी है, तो वह कौन हो सकता है? कुछ अनुमान है? अयाना ने कहा, कौन हो सकता है वह तो मैं नहीं जानती, लेकिन कल तक उसकी भी पूरी कुंडली निकाल ही लूंगी। तभी राकेश जी वहां पहुंच गए और बोले, अयाना बेटा परेशान मत हो, जो तुमको अभी पता चला है वह मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं शांत था, पर उन लोग पर अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरे तक तो ठीक था, पर मेरी बेटी पर कोई हमला करे, तुमको क्या लगता है मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? पिताजी छोड़िए ने उन सब बातों को, हम हैं हैंडल करने के लिए, आप बस आराम करें। क्या आप अपने दामाद से मिले? अयाना, मैं उससे कैसे मिलता? वह तो जब से यहाँ पर आया है वह कमरे में ही घुसा हुआ है, मुझको तो लगता है तुम सबसे ज्यादा प्यार तो वह काव्या से ही करता है। पिताजी ऐसा नहीं है, वह सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही करते हैं। तुम झूठ मत बोलो अयाना, जलन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही है। अयाना गुस्सा होकर बोली, पिताजी क्या आप हम लोग के बीच लड़ाई करना चाहते हैं? रावण जी सबसे एक समान प्यार करते हैं। राकेश जी बोले, ठीक है बेटा, पर वह है कहाँ? जब से आया है कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी काव्या और भावना भी वहां पहुंच गई। काव्या की हालत थोड़ा बहुत खराब थी, उसके चेहरे पर थकान साफ साफ दिखाई दे रहा था। काव्या को इस हालात में देखकर अयाना बोली, दी क्या आप ठीक हो? अयाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा बहुत थकान हो गई है। तनु बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा, यहाँ आकर बैठकर आराम करो, थोड़ा बहुत देर में थकान खुद ब खुद चली जाएगी। काव्या और भावना दोनों एक एक चेयर लेकर बैठ गए। अयाना को समझ नहीं आ रहा था कि जब काव्या और भावना दोनों यहाँ हैं तो रावण जी अकेले अंदर क्या कर रहे हैं। अयाना बोली, काव्या रावण जी कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं आए? काव्या दी। अयाना, रावण जी और राक्षसों के बीच जो लड़ाई हुए थे, उस लड़ाई में रावण जी के एक हाथ की हड्डी बुरी तरह से टूट चुकी है, ठीक होने में
अयाना काव्या को रोकते हुए बोली, पर वह तो यहाँ आए तो बिल्कुल सही थे। ये बोलकर पार्क से उठकर विला के अंदर भागी। राकेश जी बोले, काव्या क्या वह ठीक हो जाएगा या नहीं? पार्क ठीक तो हो जाएगा पर कुछ टाइम लगेगा उसमें। राकेश जी बोले, चलो चलकर मैं एक बार मील लेता हूँ। राकेश जी भी वहां से उठकर विला के अंदर जाने लगे। उनके पीछे पीछे तनु, काव्या और भावना भी कमरे की तरफ जाने लगी। इधर अब्बास शेख और नूरा, रुद्र तीनों लंदन एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। अब्बास शेख बोले, बेटा नूरा, यहाँ पर अपना एक विला है, वहीं पर चलते हैं। कल सुबह रुद्र और तुम मिश्रा विला चले जाना। पिताजी मैं आपके साथ आई हूँ, मैं तो अपने होटल में ही रुकूंगी। अगर उनको आना होगा तो वह मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं तो उनके पास नहीं जाने वाली। शेख साहब बोले, बेटा तुमको जो अच्छा लगे वह करो, चलो अब अपनी कार आ चुकी है। चलिए पिताजी। वह सब कार में बैठकर एयरपोर्ट से अपने विला के लिए निकल गए। इधर अयाना जब रावण के कमरे में गई तो रावण को बेड पर आंखें बंद करके लेट देखकर अयाना उसके करीब जाकर बोली, क्या जी आप मुझको इतना भी नहीं बता सकते कि आपको चोट लगी है? अयाना की आवाज़ सुनकर रावण ने अपनी आंखें खोलकर अयाना को देखकर बोला, मिस सिंह, मैं तो आपको बताना चाहता था पर मैं नहीं बोल सका क्योंकि तुम हंसते हुए अच्छी लगती, रोते हुए नहीं। अयाना रावण के करीब जाकर बैठकर बोली, ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना? काव्या बोल रही थी कि आपका एक हाथ टूट चुका है, उसको ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। अरे तुम भी कब से उस पागल डॉक्टर की बात सुनने लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहो तो तुमको अपने बाहों में उठाकर दिखाऊं। आप मजाक ना करे तो सही होगा मिस्टर सिंह, आपको क्या लगता है मैं पागल डॉक्टर हूँ? तो आप और किसी के पास इलाज के लिए क्यों नहीं चले गए? रावण बोला, मिस डॉक्टर, मैं तो अयाना से मजाक कर रहा था, आप क्यों सीरियस हो गई? मजाक कर रहे थे तो ठीक है, पर ऐसा मजाक मत करना। तभी राकेश जी खांसते हुए आगे आए तो रावण उनको देखकर बेड से उठने लगा। राकेश जी बोले, लेटे रहो बेटा, क्या तुम ठीक हो? रावण सीरियस होकर बोला, नहीं पिताजी, थोड़ा बहुत चोट है, कुछ समय में ठीक हो जाएगा। राकेश जी बोले, ठीक तो होना ही था, आखिर काव्या तुम्हारा इलाज किया है। वैसे तुम इन सब को संभाल कैसे लेते हो? अयाना अपने पिता को आंखें दिखाते हुए बोली, पा, ये हम लोग को संभालते या इनको हम? आप तो बीच में मत ही बोलो। ये सुनकर राकेश जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह रावण को देखकर बोले, बेटा रावण, एक बात ध्यान रखना, इन चारों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही बना रहे तो सही होगा। मैं चलता हूँ, डिनर पर मिलते हैं। ये बोलकर राकेश जी वहां से निकल गए। राकेश जी के कमरे से निकलते ही अयाना आगे बढ़कर रावण के पैर पर एक मुक्का जड़ दिया। रावण अयाना का मुक्का लगते ही बोला, क्या मिस सिंह, अब मैंने क्या गलती करी? पतिदेव, मैंने तो मजाक में मारा, हृदय हुआ तो बर्दाश्त करे। ठीक है, मेरा भी वक्त आएगा, तब मैं भी यह हृदय आपको महसूस जरूर कराऊंगा मिस अयाना। रावण सिंह। काव्या बोली, पहले आराम करे, अभी कुछ दिन तक तो आप किसी के करीब नहीं जाने वाले। ठीक है मिस्टर सिंह, और जो इस कमरे में है वह सब भी सुन ले, कम से कम 15 दिन तक तो सब दूर रही सकती है, और ना रहा जाए तो मार्केट में बैंगन बहुत सस्ते हैं, जाकर ले आना। ये सुनकर अयाना बोली, दी आप मुझ पर बोल मार रही है, क्या मैं ऐसी हूँ? आपको लगती होगी उसकी जरूरत, मैंने आज तक ये सब यूज नहीं किए हैं। दोनों को लड़ते देखकर रावण बोला, तो मैं क्या इस्तेमाल करूं मिस काव्या, मेरे लिए कुछ सुझाव है आपके पास? ये सुनकर तनु, भावना, काव्या और अयाना चारों रावण को घूरने लगी। और अयाना बोली, पतिदेव, वैसे भी आप हम चारों को जेल तो पाओगे नहीं, इसलिए कुछ दिन तक आराम से रहें, नहीं तो आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। काव्या बोली, कोई कुछ नहीं करने वाला, चलो सब यहाँ से, उनका तबीयत खराब है इनका। ये बोलकर काव्या सबको वहां से बाहर निकालने लगी। जब सब कमरे से बाहर चले गए तो काव्या भी कमरे का गेट बंद करके बाहर निकल आई। काव्या को कमरे से बाहर आते ही अयाना बोली, दी क्या ज्यादा चोट है उनको? काव्या बोली, हाँ छोटी, थोड़ा ज्यादा, पर कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, राक्षसों का उतना मजबूत हथौड़ा लगने के बाद भी इनको ज्यादा चोट नहीं आई है। तभी काव्या का फोन रिंग करने लगा। काव्या ने कॉल उठाकर बोला, क्या हुआ? उधर से नैना बोली, मैम यहाँ पर एक दिक्कत है, जमीन की डील तो हो गई थी, पर दुबई के सबसे बड़े परिवार ने इस डील को रोक दिया है, वह आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। काव्या बोली, कुछ पता चला कि वह मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? नैना बोली, मैम उनके परिवार में कोई मरीज है जो बहुत सालों से विस्तार पर पड़ी है, और मोहम्मद शेख परिवार के लिए वह सदस्य बहुत मायने रखती। वह चाहते हैं कि आप एक बार खुद आकर उनका इलाज करें। अगर वह मरीज ठीक हो जाती है तो दुबई में आपको जो भी चाहिए वह आपको बिना कीमत चुकाए ही मिल सकती है। नैना, तुम कुछ समय वहीं पर वेट करो, मैं देखती हूँ कि क्या कर सकते हैं। ये बोलकर काव्या ने फ़ोन कट कर दिया। नैना के फ़ोन करते ही राजवीर बोला, क्या हुआ, क्या आपकी सीईओ मैम आने को तैयार हुई? नहीं मिस्टर राजवीर, उन्होंने वेट करने को कहा है। ठीक है तो है, चलिए नैना जी, मैं आपको दुबई का शय करा दूँ, जब से हम यहाँ आए हैं बिजनेस डील में ही व्यस्त थे। नैना बोली, अभी नहीं, अभी तो मैं सोने चली, आपको जाना है तो जा सकते हैं।
ये बोलकर नैना अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर दिया। राजवीर अपने मन में बोला, मैं तो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा था और आप है कि सुनने को तैयार नहीं है। जब से मैं काव्या से मिला हूँ मेरी तो इजाज़त ही घट गई है। ये सब सोचते हुए वह अपने कमरे में चला गया। इधर काव्या फ़ोन कटने के बाद सोच विचार कर रही थी कि वह दुबई जाए या नहीं। काव्या को सोच में डूबे हुए देखकर अयाना बोली, तो मिस क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं अयाना, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। दुबई का मोहम्मद शेख परिवार मुझसे मिलकर यह डील करना चाहता है, वह भी एक मरीज के ठीक करने बदले। वह दुबई में कहीं भी बिना कीमत के ज़मीन देने को तैयार है। अयाना बोली, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, चलो चलते हैं, मैं भी दुबई का दीदार कर लूंगी एक बार। काव्या बोली, और यहाँ ऑफिस में कौन रहेगा? अयाना बोली, भावना और तनु। वैसे भी तनु ऑफिस जाएगी तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। काव्या बोली, ठीक है तो चलो अभी ही निकलते हैं, वहाँ से हमें जल्द से जल्द वापस भी आना होगा। अयाना बोली, ठीक है तो कुछ कपड़े लेकर चलते हैं। ये बोलकर अयाना कमरे में गई और अपने और काव्या के कपड़े एक बैग में पैक करने लगी। रावण उसी कमरे में लेटा हुआ था। वह अयाना को कपड़े पैक करते देखकर बोला, तो मिस सिंह कहाँ जा रही है? पतिदेव, मैं और काव्या 2 दिन के लिए दुबई जा रहे हैं, एक मीटिंग है वहाँ पर। बीवी, क्या मैं नहीं चल रहा वहाँ? पतिदेव, आपको अभी कुछ दिन रेस्ट करना है, आप यही रहे, वैसे भी तनु और भावना दोनों यही है। रावण बोला, मैं कर भी क्या सकता हूँ, चलो ठीक है, अब बीवियों का गुलाम जो बन चुका हूँ मैं, बातें तो माननी ही पड़ेगी। अयाना बैग पैक करके रावण के पास आकर उसके ओठों पर किस करके बोली, ठीक है तो आराम करे, मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ, पर ध्यान रखना दो अपना, कोई दिक्कत हो तो मैं वहाँ आ ही जाऊँगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम करें। ये बोलकर अयाना उस कमरे का गेट लगाकर वहाँ से हवल की ओर जाने लगी। काव्या भी तब तक तनु और भावना को सब समझाकर हवल में आ चुकी थी। वह दोनों जैसे बैग लेकर विला के गेट पर गए तो रोहिणी सावरकर कार लेकर उन दोनों का इंतजार कर रही थी। रोहिणी अयाना और काव्या को आते देखकर कार का पीछे वाला गेट खोल दिया। अयाना और काव्या कार में बैठी तो रोहिणी ने कार का गेट बंद कर ड्राइवर सीट पर आकर बैठी और कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते उन लोग को 2 घंटे लग गए। कार जब एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया में पहुंची तो काव्या बोली, रोहिणी सावरकर, हम दोनों को आप यही छोड़ दे। रोहिणी बोली, मिस सिंह, हमको सख्त आदेश है, हम आपके साथ रहे और यह कार भी फ्लाइट में दुबई जा रही है, हम वहां अपने कार से ही ट्रैवल करेंगे। अयाना, जो कि अभी मास्क में बैठी थी, वह बोली, ये किसका आदेश है? मिस सिंह, हम तो रावण जी के पर्सनल बॉडीगार्ड है, पर रावण जी का आदेश है कि हम आपके साथ ही रहे। काव्या बोली, सावरकर, हमसे क्या मतलब, और भी कोई हमारे साथ है? जी मिस सिंह, अभी तो हम 2 लोग हैं, पर दुबई पहुंचकर हम 10 के आसपास हो जाएंगे। सिंह परिवार पहले जो पर्सनल बॉडीगार्ड थे जिनको नितिन पटेल ने मरवा दिया, उनमें से कुछ बॉडीगार्ड के बच्चे हमारे साथ फिर आने शुरू हो चुके हैं। अयाना बोली, पर वह एक खत्म हो चुके परिवार के साथ क्यों अपनी लाइफ खराब करना चाहते हैं? मिस अयाना सिंह, आपको क्या लगता है, क्या सिंह परिवार कोई छोटा मोटा परिवार है? शायद आपने सिंह परिवार की कुछ गुप्त रखे खजाने को नहीं जानती है। उसी खजाने के लिए तो सिंह परिवार पर हमला हुआ था और आगे भी होंगे, क्योंकि मैं भारतीय फोर्सेज में ऊंचे पोस्ट पर थी, इसलिए मुझको ये पता है कुछ समय पहले जो हमला सिंह परिवार पर हुए थे वह उसी कारण से हुआ था। मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतना पता चल पाया कि सिंह परिवार के पास एक सोने का महल है जो लगभग 500 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का है। अयाना और काव्या ये सुनकर शौक होकर गई। उन लोग ने तो पहले से ही कर्ण महल को देख रखा था, लेकिन अयाना अपनी होश संभालते हुए बोली, कौन पागल बोल रहा था ये सब? मैं सिंह परिवार की बोझ थी, मुझको ही यह पता नहीं है। ये सब बातें बेकार के बकवास है, तुम खुद सोचो, क्या यह इस जमाने में सच हो सकता है? रोहिणी बोली, मुझे भी यह बात अफवाह ही लगी थी, इसलिए मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। काव्या बोली, ठीक है तुम हमारे साथ चलो, कार को फ्लाइट में ले चलो। रोहानी ने कार को फ्लाइट में चढ़ाया और सब जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। उन लोग के फ्लाइट ने जैसे उड़ान भरी, एक इंसान एयरपोर्ट से तेजी से बाहर निकला और अपनी कार में बैठकर अपने विला को निकल गया। क्या दुबई में किसी ने अयाना और काव्या को मारने का प्लान तो नहीं बनाया है? वह इंसान कौन था जो अयाना और काव्या पर निगरानी रखे हुए था? 120 अयाना और काव्या को मारने की प्लानिंग। 120 अयाना और काव्या को मारने की प्लानिंग। क्या किसी ने दुबई में अयाना और काव्या को मारने का प्लान तो नहीं बना रखा था? वह इंसान कौन था जो एयरपोर्ट पर अयाना और काव्या पर निगरानी रख रहा था? मिश्रा पैलेस, रात्रि भोजन के समय जब सभी परिवार डाइनिंग हॉल में पहुंचे, राकेश जी अपने चेयर पर बैठकर सबका इंतजार कर रहे थे कि सब परिवार आ जाए तो हम खाना खाने की शुरुआत करें। वहां तनु रावत, भावना और रावण खाने के लिए पहुंचकर चेयर लेकर बैठ चुके थे। कुछ देर और वेट करने के बाद राकेश जी बोले, बेटा भावना, अयाना और काव्या कहाँ है? अभी तक नहीं आए।
पापा जी, वह दोनों तो दुबई गई कुछ समय पहले। काव्या की वहां पर कोई मिंटीक थी। बताओ, एक बार मुझको बोल तो सकती थी कि हम दुबई जा रहे हैं, मुझे बिना बताए ही निकल गई। पिताजी आप टेंशन ना ले, उनके साथ कुछ लेडीज बॉडीगार्ड है, वैसे भी वह दोनों अकेले ही बहुत लोगों को ठिकाने लगा सकती है। बेटा रावण, तुम कुछ भी कहो, पर मुझे अयाना की चिंता है। काव्या को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, पर अयाना को कुछ समय अभी किसी के सामने नहीं आना चाहिए था। पिताजी मैं आपकी बात समझता हूँ, पर हम कितने दिन छुप कर रह सकते हैं। आप भी जानते हैं कि अयाना के एक फैसले के वजह से पूरा भारत पर खतरा मंडरा रहा है। हम ज्यादा दिन छुप कर तो नहीं रह सकते ना। राकेश जी बोले, ठीक है बेटा, पर अयाना का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए तुम सबको, क्योंकि वह दिमाग कम यूज करती है। सबसे ज्यादा खतरा उसी को है। ये सुनकर तनु रावत बोली, अंकल जी यह बात तो आपने बिल्कुल सही बोला। राकेश जी बोले, छोड़ो अब चले गए तो इस पे बहस करने से कोई फायदा तो नहीं, सब खाना खाते हैं। उसके बाद सब खाना खाने लगे। रावण भी अपने बाएं हाथ से खाना खाने लगा। इधर लंदन के पेरिस होटल के एक प्राइवेट कमरे में बहुत बड़ी लेवल पर मीटिंग चल रही थी, जिसमें कुछ बड़े बिजनेसमैन, गैंगस्टर और नेता शामिल थे। वह सब एक साथ बैठकर दारू का पैक पर पैक लगाए जा रहे थे। तभी उस कमरे में एक आदमी की एंट्री हुए। उस इंसान के चाल से ही कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। उस इंसान ने अपने शरीर पर जो भी वस्त्र धारण कर रखे थे वह बहुत कीमती थे। उस इंसान की घड़ी ही लगभग 200 करोड़ की थी। उस इंसान को देखकर वहां पर जितने भी लोग पहले से थे सबकी सांसें अटक सी गई थी। सब ने वहां साफ सफाई शुरू कर दिए। कुछ ही सेकंड में वहां का पार्टी वाला माहौल एक मातम में बदल गया। वह इंसान शेर के जैसे गुर्राते हुए सबके सामने से निकलकर एक सोफे पर जाकर बैठ गया। तभी वहां एक बिजनेसमैन जिसका नाम शशांक राय था, वह शराब के नशे में उस इंसान के करीब जाकर बोला, तो मिस्टर प्रभाकर रेड्डी आप यहाँ पर कैसे? हमसे कोई गलती हो गई है। प्रभाकर रेड्डी परिवार का बड़ा बेटा, उम्र 26 साल, शरीर बिल्कुल एक रेसलर की तरफ, बिल्कुल फिट, हाइट 6 फुट, आवाज इतनी खतरनाक कि जंगल में बोले तो छोटे मोटे जानवर तो वहां से डरकर भाग जाए, और ये तो इंसान थे। प्रभाकर पहले तो शशांक को घूरा, उससे भी जब उसका मन नहीं भरा तो वह अपने सोफे से उठकर एक खंजर उठाकर उस इंसान को इतने खंजर मारने लगा। शशांक चिखता रहा पर उसको कोई बचाने तक वहां नहीं आया। उससे भी बड़ी बात यह थी, जितने भी लोग वहां पर थे सबका नशा उतर चुका था। शशांक को मारने के बाद प्रभाकर तेज आवाज बोला, क्या समझ रखे हो तुम सब लोग मुझको? क्या मैं कोई पागल हूँ? मैंने तुम सबको बस एक काम करने को बोला था, तुम लोग से वह भी ना हो पाया। यह मुझसे आंखें मिला रहा था। एक गैंगस्टर जिसको पूरे यूरोप में सब चिंकी के नाम से जानते थे, उसकी उम्र 29 साल थी। वह गैंगस्टर ही नहीं, पूरे यूरोप के 2 नंबर के बिजनेस का बादशाह था। वह अपना सर झुकाए हुए बोला, प्रभाकर सर, मैंने पूरा यूरोप छान मारा पर वह लड़की हमें कहीं नहीं मिली। प्रभाकर तेज आवाज में बोला, चिंकी मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं ना, तो शांत रहो। क्या फायदा मुझे तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन, गैंगस्टर और नेता का? तुम सबको मैंने जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया और तुम सब मिलकर एक लड़की को नहीं खोज पा रहे हो। इससे अच्छा तो मैं 100-200 पालतू कुत्ते पाल लेता। तुम मिस्टर सिकंदर यादव, क्या तुमको मैंने एशिया का सबसे ताकतवर गैंगस्टर बनाकर कोई गलती कर दिया? और आप भी मिस्टर अंश मल्होत्रा, आप कहने के लिए भारत के बड़े बिजनेसमैन हो, काम तो कोई वैसे करते नहीं। अगर मैं तुम्हारे सर से अपनी हाथ हटा दूं तो तुम 1 महीने में रोड पर आ जाओगे। बताओ तुम दोनों के साथ मैं क्या करूं? सिकंदर यादव और अंश दोनों एक साथ बोले, प्रभाकर सर बस एक मौका मुझे और दे, बस उसके बाद हम आपका काम नहीं कर पाए तो हम खुद ही अपने आप को गोली मार लेंगे। प्रभाकर बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अयाना अब भारत में नहीं बल्कि यही लंदन में है। अगर मैंने तुमको यह मौका दिया तो बने हुए काम को भी तुम दोनों खराब कर दोगे। इसलिए ये कार्य अब लवलीन जी देखेंगे। लंदन में इनकी अच्छी पहचान है और इनके ऊपर कोई दाग भी नहीं लगी है आज तक। तो मिस्टर लवलीन जी, क्या आप इस कार्य को करने के लिए तैयार है? जी प्रभाकर सर, मैं ये काम बिल्कुल करूंगा। वैसे भी आप जिसको पसंद कर ले, क्या वह लड़की आपको मना कर सकती है? बिल्कुल नहीं। प्रभाकर बोला, लवलीन काम पर ध्यान दो। मुझे अभी गुप्त रूप से पता चला है कि डॉक्टर काव्या और अयाना दोनों सगी बहन हैं। अब तुम क्या करोगे ये तो मुझे पता नहीं है, पर इतना जान लो, अगर अयाना रेड्डी परिवार की बहू बन गई तो पूरी दुनिया में रेड्डी परिवार को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। ये सुनकर वहां जितने लोग थे सब शौक थे कि डॉक्टर काव्या और अयाना सगी बहन है। लवलीन सेंगर बोला, जी सर बिल्कुल मैं ये काम करूंगा। मैं अयाना सिंह को अयाना प्रभाकर रेड्डी जरूर बनने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है तो अब तुम सब पार्टी करो, मैं चलता हूँ। ये बोलकर प्रभाकर वहां से जाने लगा। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक कर बोला, इस डेड बॉडी को उसके परिवार तक जरूर भेज देना। इतना बोलकर प्रभाकर कमरे से निकल गया। प्रभाकर के वहां से निकलते ही लवलीन ने उस डेड बॉडी को पैक करवाने लगा। वहां पर जो और लोग थे सब एक एक कर वहां से निकलने लगे।
इधर वेदी परिवार के विला पर कुछ बिजनेसमैन इकट्ठा हुए थे जो यूरोप के देशों और कुछ मुस्लिम देश से थे। वहां पर भी एक मीटिंग चल रही थी कि वह सब मिलकर कैसे लंदन में होने वाले महासंग्राम युद्ध को जीते। तभी वहां पर एक लड़का भागते हुए आया। उस लड़के की उम्र 20 साल थी और वह वेदी परिवार का बॉस दिनीश वेदी का बड़ा बेटा दमन वेदी था। उसको मीटिंग रूम में आए देखकर दानिश जी गुस्से में बोले, क्या बात है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमको पता है ना यहाँ मीटिंग चल रही है? दमन बोला, डैड एक जरूरी सूचना लेकर आया हूँ। दानिश जी बोले, कहो क्या बात है? डैड, मिश्रा विला से काव्या और उसकी दूसरी बहन अभी अभी दुबई के लिए निकले हैं। फूफा जी ने कहा है कि उन दोनों को वही ठिकाने लगा दिया जाए। वह भी कम सुरक्षा में है। मैं खुद एयरपोर्ट तक उनकी रेकी कर रहा था। ये सुनकर दानिश बोले, ठीक है, ये तो सच में बहुत बड़ी खबर लाए हो। दानिश जी अपने सभी बिजनेस पार्टनर की ओर देखकर बोले, तो साथियों, जिस वक्त का तुम सब इंतजार कर रहे थे वह आ चुका है। तो बोलो कैसे ठिकाने लगाई जाए उन दोनों छोरियों को? वेदी जी, हम दुबई में उन पर हमला तो नहीं कर सकते, पर उनके खाने में फेरबदल करके उन दोनों को जरूर ठिकाने लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम उन दोनों को मारने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक जहर का इस्तेमाल करेंगे, जिससे उन लोगों को बचने का कोई संभावना ना रहे। ये बोलकर दानिश वेदी सबके तरफ एक नज़र देखकर बोले, तो हमारा पहला मिशन मिश्रा परिवार को खत्म करना है, जिससे हम लोग लंदन में और ताकतवर हो सके। तो आज की मीटिंग खत्म करते हैं। अब अगली मुलाकात मिश्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के बाद करेंगे। सब ने एक साथ कहा, ठीक है। दानिश जी बोले, ठीक है, तो यह मिशन वेदी परिवार और चाली परिवार लीड करेगा और सब पार्टनर बस इस मिशन का खत्म होने का इंतजार करे। आप सब अब अपने अपने घर जाए, हमें अभी दुबई के लिए निकलना होगा। सभी विषय वेदी विला से एक एक कर जाने लगे। दानिश और चाली परिवार के हेड भी विला से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। क्या लवलीन सेंगर इंडस्ट्रीज का बिजनेस पार्टनर बन पाएगा? क्या वेदी परिवार मिश्रा इंडस्ट्रीज और काव्या को खत्म कर देंगे? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।